बिहार पुलिस के सभी विद्यार्थियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्यार। हम आपके लिए पहला सेशन को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने का प्रयास किए, जिसको आप लोगों ने बहुत हद तक प्यार दिया है ना। अब हम लोग आज से दूसरी सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी सेशन में भी हम आपको मैथ और रीजनिंग दोनों का सेशन को साथ में लेकर के आए हैं, जिसमें लगभग 10 को मैथ रहेगी और 10 को रीजनिंग रहेगी। तो आप कंप्लीट से सेशन को एंजॉय करिए। कोशिश करिएगा कि सारे सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक एंजॉय करें, शुरू से लेकर के अंत तक कंप्लीट करें। कभी भी स्किप एक भी सवाल को मत करिएगा, क्योंकि ये सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सवाल नंबर 1 से। आई नंबर पहला सवाल को देखिएगा। कही गई है कि 3600 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगा। एक नंबर दिया गया 3600 और उनके कुल भाजकों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स निकालना है। तो कभी भी किसी भी संख्या का टोटल डिवाइजर्स निकालना हो तो पहले आप उस संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा। पहला स्टेप, उस संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा। तो तोड़िए और 2 से लगाइए भाई 1800, फिर 2 से लगाएंगे 900, 2 से तो 450, फिर 2 से तो 225, बोलते रहिएगा। फिर 3 से लगाइएगा, 3 से 21, 3 पंचे 15, और फिर 3 से 25 दिया 75, और 5 से तो आ जाएगा 5। यानी हम लिख सकते हैं 3600 का मतलब होता है 2 के पावर कितना, 1 2 3 4, 3 के पावर कितना 1 2, और 5 के पावर भी 2। सबसे पहला स्टेप है कि जिस संख्या का टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है, कुल भाजकों की संख्या निकालना है, पहले उस संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़िए। अब जितना जितना आपको पावर दिखाई दे रहा है, सब पावर में एक एक जोड़ के आंसर कर दीजिए। तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, और यहां भी 2 और 1 3, सबको गुना कर दीजिए। 5 तिया 15 और 15 तिया 45। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। 2 स्टेप पर काम करनी है। पहला स्टेप, जिस संख्या को टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है, पहले उस संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़िए, और जो पावर दिखाई दे रहे हैं सब पावर में एक एक जोड़ जोड़ के सबको गुना करके आंसर ला दीजिए। क्लियर है पहला सवाल। आइए भाई दूसरी सवाल रीजनिंग की सवाल है कि निम्नलिखित अक्षर अंक श्रृंखला का पूर्ण करना है, यानी अगला स्टेप बताना है कौन सी संख्या होगा। देखो भाई, जी जो है वो लेटर में चौथा नंबर पे होता है और नंबर भी उसका चौथा है। ये जी 7वें नंबर पे होता है और ये भी 7 है। 10 10, 13 13, यानी जिस नंबर पर लेटर होता है उसी नंबर का आगे जिक्र है। तो यहां पर देखिए कि P आपका 16 है और 11 है, ये सेम नहीं है। O आपका 15 है और ये 15 दिया है, ये सही हो सकता है, वो 15 होता है। और P 16 है, यहां भी 16 दिया है, ये भी हो सकता है। N 14, ये भी 14, ये भी हो सकता है। मतलब यदि हम लेटर के नंबर और खुद नंबर के अनुसार डिसाइड करें तो हमारे पास 3 ऑप्शन हो रहे हैं। अब यहां से तीनों ऑप्शन में यदि एनालाइज करना है कि कौन ऑप्शन सही होगा, तो आप ध्यान से देखिए नंबर को। 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, और 3 16, और 16 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यदि इस सवाल में डायरेक्ट यदि हम लोग यही देख लेते सीरीज कि किस पैटर्न पे आगे बढ़ रही है, तो हमारे पास 16 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में था, बाकी ऑप्शन तो था भी नहीं। लेकिन डिसाइड ये भी करना था कि जो लेटर का नंबर होता है वही आगे नंबर का जिक्र भी किया है। ठीक है भाई। आइए तीसरा सवाल कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की 12 सेंटीमीटर भुजा है, तो बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या के बीच के डिफरेंस निकालना है, कितना होगा। अब ध्यान से समझिए, बहुत अच्छी कंसेप्ट मिलेगी यहाँ पे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज ABC है भाई, और इसके बाहर से वृत्त खींचिएगा और ये इसका सेंटर रहेगा,
तो केंद्र बिंदु से परिधि को टच करेगा तो यह बाह्य वृत्त की त्रिज्या हुआ कैपिटल आर। यह भी बाह्य वृत्त का त्रिज्या है और यह भी बाह्य वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है भाई, याद रख लेना, बहुत बार पूछा जाएगा बाह्य वृत्त का त्रिज्या यानी जो कैपिटल आर होता है वो सिंपल होता है a/2√3। ये हो गया बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ठीक है भाई, दूसरी बात, यदि इसके अंदर से वृत्त हम लोग खींचते हैं जिसको इन सर्कल बोलेंगे, अंदर से वृत्त खींचेंगे तो केंद्र बिंदु से परिधि को टच करेंगे तो यह कहलाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। यह भी कहलाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या और यह भी अंतःवृत्त की त्रिज्या है। और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होता है वो होता है यहां पर एक मिस्टेक है, यहां केवल √3 होगा, यहां पर केवल √3 और यहां पर 2√3 हो जाता है। ठीक है भाई, ये हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या और ऊपर वाला हो गया बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, कहा गया है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों के अंतर लोगे तो एलसीएम 2√3 और जब इससे ही कट जाएगा तो 2a में से a घटेगा तो a, यानी यही बनेगा अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या में क्या अंतर हमारे पास। अब यहाँ भुजा का मान बताइए कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, तो भुजा के जगह 12 रख देंगे और सोल्व कर देंगे इसको। सोल्व यदि करते हैं भाई तो 2 छक्के 12 और इससे इसको काटेंगे तो 2√3 आ जाएगा, यानी सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त की त्रिज्या a/√3 और समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। कहा गया है कि अंकों की दी गई श्रृंखला में कितने अंक ऐसे हैं जिनके पहले ऐसा अंक है जो 3 का गुणक है यानी 3 का मल्टीपल है और बाद में ऐसी संख्या है जो 4 का गुणक है, 4 का मल्टीपल है। तो पहले देख लो, 3 के मल्टीपल देखोगे आप तो आप इसके पहले देखोगे तो 3 के मल्टीपल है और 4 के मल्टीपल है बाद में, यानी हमारे पास एक संख्या 3 है। इसके पहले देखोगे तो 3 के मल्टीपल है लेकिन 4 के नहीं है। अब यहां देखोगे इसके पहले 3 के मल्टीपल है लेकिन नहीं है, 4 के नहीं आगे। इसके पहले 3 के मल्टीपल है और 4 के मल्टीपल है, यानी यहां पर भी एक संख्या हो जाएगा 3। अब यहां से सवाल ये नहीं है, कहता है कि ऐसे कितनी संख्या है, अंक है जिसके पहले 3 का मल्टीपल है और आगे 4 का मल्टीपल है, तो ऐसी कितना संख्या हो जाएगा, 2 संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रीजनिंग की सवाल कितनी खतरनाक है बताओ। एक बात समझो, रीजनिंग की सवाल को जब आप सोल्व करिए ना तो आप कोशिश करिए अपनी आंख की थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, यानी गहराई आंखों से देखिए, तब जाकर के पता चलता है, अन्यथा एक दूसरे में सट्टल रहता है, पता चलेगा ले करना चाहिए था क्या और कर दिए क्या, किस में टिकना चाहिए था टिक दिए किसको। जैसे जयमाला में होती है नहीं, जब आप क्या बोलता है जयमाला पर चढ़ते हैं वरमाला डालने के लिए, तो आप देखते हैं कि एक आपका वाली रहती है जिसके ऊपर आपको जयमाला पर डालनी है और बाकी अगल बगल लोग खड़े रहते हैं ना। अब ध्यान से यदि आप अपना वाला के नहीं डालिएगा तो पता चलेगा कि किसी दूसरा वाला में डाल दिए, और जिसका वाला में डालिएगा उसका वाला आया कि आपका मुंह नक फोड़ देगा। समझ में आया? इसलिए रीजनिंग की सवाल को सोल्व करते समय एकदम सतर्कता बरतनी है, तब जाकर के सवाल का आंसर परफेक्ट लगेगा। अन्यथा कभी कभी सही बना करके भी गलत लोग टिक देता है। और हम आपको बता रहे हैं, ऐसा में ही एक बार एक लड़का बेचारा अपना पत्नी के टिकने के चक्कर में सास के गला में माला डाल दिया। समझ में आया? ऐसी ऐसी कहानियां पढ़िए। आ जाओ। कहता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा संख्या होगा। अच्छा बताइए, एम होता है 13 नंबर होता है ना, आई 9, एल 12 और डी 4। इसका लेटर बना है 14, के होता है भैया 11, ओ होता है 15 और एच होता है 8। यानी 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा और 4 बढ़ा। जी होता है 7, A1 और टी होता है 20 और ई होता है 5। 7 और 1 8 एच, 1 और 2 3 3 सी, 20 और 3 23 23 डब्ल्यू और 5 और 4 9 9 आई, HCWI। ऑप्शन नंबर कौन? बी। देखो एक बात सिखाते हैं आपको,
कभी भी लेटर पर बेस्ड सवाल आ जाए ना, तो लेटर को नंबर पर सोचिए और तब सीरीज बनाने का प्रयास करिए, समय का बचत होगा। अन्यथा सोल्व करने के लिए तो लोग लेटर से लेटर भी सोल्व कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि मिस्टेक हो जाएगी, अन्यथा कहीं कहीं गलत होने, सही होने के बावजूद भी गलत हो जाएंगे। तो लेटर से ज्यादा बेहतर होता है कि उसके नंबर पे सोचिए और उस सीरीज को फाइंड आउट करने का प्रयास करिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। 1200 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुना करने पर वो एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। सुनिए, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तभी होता है जब उस संख्या का पेयर बनाइएगा ना, सॉरी फैक्टर बनाइएगा ना, तो सभी के सभी फैक्टर पेयर में होते हैं। तो यदि मैं 1200 का पेयर बनाऊं, सॉरी फैक्टर बनाऊं, तो 1200 को 2 से लगाएंगे तो 600, पुनः 2 से तो 300, 2 से तो 150, 2 से तो 75 और 3 से तो 25, यानी 5 गुने 5, यानी 1200 का हमने इतनी प्राइम फैक्टर बनाया है। अब देखिए कि चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी कहलाता है जब सारे के सारे फैक्टर पेयर में होते हैं। तो ये पेयर में है, ये भी पेयर में है और ये भी पेयर में है, 3 पेयर में नहीं। तो सोचो कि 3 को पेयर बनाने के लिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पेयर बनाना होगा, तो 3 को पेयर बनाने के लिए कितना से गुना करिएगा, तो आप कहेंगे 3 से ही तो गुना करेंगे, यानी कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन, बी नंबर सवाल का आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट आइए भाई, कहता है कि यदि 2 बेलनाकार आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:9 है, तो उनकी आयतन का अनुपात ज्ञात करिए कितना होगा। सिलेंडर से सवाल है। 2 बेलन का रेडियस 3:4 है और वही दोनों बेलन का हाइट कितना है भाई, 4:9 है। और सवाल कहता है कि उस बेलन का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम कितना होगा। अब बात समझिए, सिलेंडर का बेलन का जो आयतन होता है, आयतन का फार्मूला होता है πr²h, जिसमें पाई जो है वो आपका कांस्टेंट वैल्यू है। उस कांस्टेंट वैल्यू का रेशियो और परसेंटेज से कोई कनेक्शन नहीं होता है, उसको इग्नोर करके लिख सकते हैं। तो सिर्फ क्या यूज करेंगे, r² इंटू एच। r² करेंगे तो 9 और 9 चौका 36, यहां पर r² करेंगे तो 16 और 16 9 144, और दोनों को यदि काट दे तो आ जाएगा 1:4 का, जो कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बात हमेशा मैथ में याद रखिए, कभी भी फाइंड आउट रेशियो करना है या फिर फाइंड आउट आंसर परसेंटेज में करना है ना, तो उस केस में हमेशा जो कांस्टेंट वाला वैल्यू रहता है, उस कांस्टेंट वैल्यू को आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। आप ले करके भी चलिएगा तो रिजल्ट वही आएगा, विदाउट उसके बनाइएगा तो भी रिजल्ट वही आना है। तो 2-4 सेकंड क्यों खराब करना है, पाई को इग्नोर करके आगे बढ़िए। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पे बाबू, रीजनिंग की सवाल आ गई। कहता है कि यदि किसी कूट भाषा में इतना को ये लिखा जाए तो बताइए मदर को क्या लिखा जाएगा। अच्छा, यही लेटर को यहां रिपीट कर गया है, तो आप देखिए कि लेटर को किस रूप में अरेंज किया है। तो SEC तो कर दिया है ESC, TOR। वाह, क्या लॉजिक है। छोटी सवाल है कि ई को उठा के जगह ऐजा बैठा दिया, तो यहां पर क्या करिए कि ओ के बैठा के यहां कर दीजिए ओ, तो OMTHER, OMTHER, ऑप्शन नंबर कौन, डी। मतलब कुछ नहीं किया था, केवल इस लेटर को उठा के यहां कर दिया, बाकी क्वेश्चन रह गया। जैसे आपके साथ होता था बचपन में आप जाते थे ऑर्केस्ट्रा के नाच देखने, कुर्सी लूट के कुर्सी पर बैठ गए, एकदम बैठ करके नाच देख रहे हैं, नाच रहे नचनिया नाच, और नाच देख रहे हैं, और उधर से भैया आ गए सीनियर, पाके आने के बाद क्या किए, देखे ये तो छोटका बचवा कुर्सी पर बैठल है, गते उठाए और उठा के गर्द कर दिए किनारे, अब बाकी कांस्टेंट रह गया। यहां भी वही कंसेप्ट लगी है, नाच रे नचनिया नाच वाला। ठीक है, आ जाओ सवाल नेक्स्ट। सवाल कहता है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखो, जो संख्या रूट में बड़ा होगा वो संख्या बड़ा होगा, और जो संख्या रूट में छोटा होगा वो संख्या छोटा होगा। तो सबको रूट में डालिए, कोई भी संख्या रूट में जाता है तो अपने आप का स्क्वायर हो जाता है। तो यहां हो जाएगा गुना में 25, यहां हो जाएगा गुना में 49, और यहां हो जाएगा गुना में 64, है ना। अब 9 गुने 64, 4 गुने 49, 3 गुने 25,
आई तो 4 है ये है। अब इसी में देख लीजिए बड़ा कौन है, तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 8√9 का ऑप्शन नंबर कौन, डी। कोई भी संख्या बाहर से रूट के अंदर जाता है, खुला क्या कहा जाता है, खुला घूंघट, यदि घूंघट के अंदर जाएगा तो चेहरा का स्माइल स्क्वायर में हो जाता है। यहां भी वही बात है, कोई भी संख्या रूट के अंदर जाएगा तो वो नंबर अपने आप का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हो लड़की जब घूंघट में शादी करके जब ससुराल जाती है तो उसका एटीट्यूड एकदम बढ़ा हुआ रहता है, क्यों, हम बनी कन्या बन कर आए हैं, होता है ना। वही बात यहाँ भी हो रही है कि संख्या रूट के अंदर जा रहा है तो अपने आप का स्क्वायर कर दे रहा है। ठीक है, आ जाओ, मजाक मजाक में कुछ बोलते रहते। इधर देखो, यदि किसी कूट भाषा में रैन को इतना लिखा जाए, मोर को इतना लिखा जाए, तो इसको क्या लिखेंगे भैया, एक बात बताओ, इसमें जो लेटर यूज हुआ है वो यही दोनों में से ना कोई यूज हुआ है, तो आप केवल देख लो कि आर का कोड 8 है, ए का कोड डॉलर है, ई का कोड @ है, आर का कोड 8 है। ठीक है, तो यहां पर कोड बनाओ आर ई लास्ट में दूगो है और दूगो में 8 और डॉलर, ये चलेगा 8 और डॉलर। ए भैया ऑप्शन नंबर ए ही तो चल रहा है, बनाने की क्या जरूरत है। हालांकि इनमें से कोई नहीं भी है, देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना कि आगे जाके मामला बिगड़ जाए, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखो भाई आगे कहता है कि 2 रेलगाड़ी क्रमशः 30 और 45 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, 450 और 550 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो बताएं कि कितने देर में एक दूसरे को पार कर लेंगे, वही निकालना है। ध्यान से सुनिए, 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत में चल रहा है और दोनों रेलगाड़ी का अपना अपना लंबाई है, तो दोनों ट्रेन के लंबाई का जितना योगफल बनेगा वही बनेगा हमारा टोटल दूरी। तो टोटल दूरी 450 और 550, 1000 मीटर। ठीक है भाई, और चाल ध्यान रखिए, एक की चाल 30 और एक की चाल 45 है। जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के अपोजिट चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, तो चाल हो जाता है S1 + S2, दोनों जुटते हैं। और दोनों रेलगाड़ी यदि समान दिशा में चलेगा, सेम डायरेक्शन में चलता है, तो वैसी केस में चाल होता है S1 - S2। अभी S1 + S2 करेंगे तो 40 × 70 और 5 × 75, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब मीटर से ही मीटर कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10, 200, 25 × 75, अब 25 × 8 200, और 3 × 6 18, 6 × 8 48 सेकंड। 48 कौन नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो। यदि आपको लगता है कि हम थोड़ा ज्यादा तेजी से सॉल्व करा रहे हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम स्लो कर देंगे। अन्यथा लग रही है कि ठीक मोशन में चल रहे हैं तो ठीक ठीक चल रहे हैं, और हम कहते हैं कि आप अपना भी स्पीड बढ़ाने का प्रयास करिए। स्पीड बढ़ाइएगा तो सवाल में समय लगाने के लिए आपके पास बहुत अच्छा समय रहेगा, अन्यथा स्पीड कम रहेगा तो समय थोड़ी सी घटती है एग्जाम में, तो कोशिश करिएगा स्पीड ज्यादा से ज्यादा बढ़ा ले। ठीक है भाई, और हम बढ़ा देंगे ना, हम खुद इतना तेजी में सोल्व करेंगे। ध्यान से सुनो, यदि किसी विशेष कूट भाषा में वेयर आर यू को बनाया गया कोड इतना, अब सुनो यहां पर कोड थोड़ा बेहतर बना है कि वेयर आर यू का कोड क्या बना है भाई, कोड बना है पीठ का और टा, है ना। आर दे देयर, आर दे और देयर का क्या कोड बना है भाई, आर दे देयर का कोड बना है साडा का, सा डा का। वाह, कॉमन से पकड़ते हैं हम लोग। फिर कहता है कि दे में कम का, दे में कम का कोड क्या बनाया है, दे में कम का बनाया है डा ना जा, डा ना जा, डा ना और जा। तो बताना है देयर का कोड क्या होगा। देखो ऐसा कभी भी कोड वर्ड बनाए ना तो कॉमन लेटर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कॉमन वर्ड कौन कौन मिल रही है। तो इन दोनों में देखिए भाई आर और आर कॉमन है, और इन दोनों में देखेंगे आप ना तो का और का कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि आर का जो कोड है वो का है, ये ए है। ठीक है, अब इन दोनों में आप देखेंगे ना तो इन दोनों में दे यहां है और दे यहां पर है, यानी कॉमन है। तो यहां पर इन दोनों में कौन सा कॉमन है भाई, डा और डा, ये कॉमन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि दे का जो कोड बना है वो बना है डी ए, डा। तो हमको किसका कोड लाना है, देयर का कोड लाना है। देयर कहाँ है भाई, यहां पर कोड है। तो सोचो
दे के वजह से ये वाला छट गया और आर के वजह से ये वाला छट गया, तो बताइए देयर का कोड सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी सवाल का उत्तर बनेगा। ठीक है, ऐसी कभी भी रीजनिंग की सवाल देखने को जब मिले ना, तो कॉमन वर्ड फाइंड आउट करनी है कि दो डाटा में कौन सा है जो कॉमन मिल रहा है। जो कॉमन मिलता है दोनों एक दूसरे का क्या होता है? कोड होता है। ठीक है भाई, कहता है कि 40 लड़की की एक पंक्ति में रश्मि दाईं ओर से 14वें स्थान पे है और बाईं ओर से वह किस स्थान पर होगा, आपको निकालना है। अब रीजनिंग की बात सुन लो। यदि एक टोटल लाइन यहां से गिना जाए और यहां से गिना जाए, एक ही आदमी का दोनों जगह से दिया हुआ है काउंटिंग, इधर से काउंटिंग मान के चलिए इसका ए स्थान पर है और दाहिने से काउंटिंग इसका बी स्थान पे है। तो देखिए इधर से जोड़ेंगे तो एवां स्थान पे और इधर से काउंट करेंगे तो बीवा स्थान पे। ऐसी केस में टोटल कितने विद्यार्थी हैं या टोटल कितने आदमी हैं, तो टोटल कितने आदमी थे, टोटल कितने आदमी थे रे का लिया है, तो टोटल होता है ए प्लस बी माइनस 1, यानी बाएं प्लस दाएं माइनस 1। टोटल अभी सवाल में दिया है 40 बराबर ए प्लस बी। बी के जगह दाईं ओर से कितना दिया है? 14 अब माइनस 1, 14 माइनस 1 13, 13 इधर आके घटेगा तो आ जाएगा 27, यानी ए के जगह 27 आ जाएगा, बाईं ओर से स्थान कहवा हो जाएगा 27वां। क्लियर है भाई? अरे बोलो तो सही, अरे क्लियर है कि नहीं है से बताओ। नेक्स्ट आ जाओ सवाल। कहता है कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है, लेकिन यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 साल है तो छोटा व्यक्ति के जन्म के समय परिवार का औसत क्या होगा? ए भाई एक बात बताओ, छोटका जब जन्म लेगा उस समय तो मेंबर 4 को बचेंगे, क्योंकि टोटल मेंबर कितने हैं? 5। छोटका के जन्म के समय यानी 4 व्यक्ति का एवरेज आपसे पूछ रहा है। अब सोचो 5 आदमी का औसत यदि 24 है तो पांचों का योगफल 5 गुने 24 हो जाएगा, तो 24 पंचे 120, यानी 120 साल जो एज आया है वो पांचों मेंबर के आयु का योग आ गया। उसमें से सबसे छोटा मेंबर का एज है 8 साल, तो सबसे छोटा वाला मेंबर को जब एज माइनस करेंगे ना, तो जो एज बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ 4 मेंबर का बचेगा। तो 4 मेंबर का एज कितना है भाई? 112। उन 4 मेंबर के आयु के योग में 4 से डिवाइड करिएगा तो बन जाएगा चारों का एवरेज। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 दूना 8 और 4 तिया 4 अठे 32, यानी 28 साल। 28 साल चारों मेंबर का एज आ गया, लेकिन ये एज जो कहलाएगा वो कहलाएगा प्रेजेंट का, अभी का, वर्तमान का। लेकिन सवाल कह रहा है कि छोटका के जन्म के समय, तो छोटा वाला के जन्म जो हुआ था वो 8 साल पहले हुआ था, क्योंकि वो 8 साल का हो चुका है। तो 8 साल पहले हुआ था, तो टाइमिंग जितना साल पहले जाते हैं एवरेज एज भी उतना ही साल घटता है, और टाइमिंग जितना साल आगे जाता है एवरेज एज भी उतना साल बढ़ता है। तो अभी 8 साल इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी उसके जन्म के समय एवरेज कितना था? परिवार का एवरेज 20 था। बोलो क्लियर हुआ? सवाल में कोई दिक्कत नहीं। आइए तब नेक्स्ट सवाल देखिए, रीजनिंग की सवाल है भाई, ढाकर सवाल आपके सामने आ गई है। कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्प में से अगला पद ज्ञात करें कितना होगा। इसमें केवल जोड़ते चल गया है, इससे ई बनाया तो 111 जोड़ दिया, इसमें भी जोड़ा 111, तो तुम इसमें 111 जोड़ दो, तो 575 में 111 जोड़िएगा तो 686 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसमें कोई जान परान नहीं था, है इसमें कोई ऐसी हुल्कू फुल्कू सवाल था। आ जाओ। कहा गया है कि अनु किसी लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचता है। यदि उसे 400 रुपए में बेचता है तो प्रारंभिक लाभ का 1/3 के बराबर हानि होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से समझिए, पहले बेच चुका है 480 रुपया में और बाद में बेच रहा है 400 रुपए में। 480 में बेचने से प्रॉफिट हो रहे हैं और 400 में बेचने से लॉस हो रहे हैं। लेकिन सवाल कहता है कि 480 में बेचने से जितने का प्रॉफिट हो रहा है उसके 1/3 लॉस हो रहा है। तो 3x का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? x। एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़िए,
480 में बेचने से जितना का प्रॉफिट हुआ, 400 में बेचने से उसके 1/3 के बराबर हानि हो रहा है, तो इसका 1/3 x हो जाएगा। अब बताइए, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है सीपी, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है सीपी, और एसपी प्लस लॉस होता है सीपी। ये भी सीपी और ये भी सीपी दोनों आपस में बराबर हो गए। अब यहां से -3x इधर आएगा तो 4x हो जाएगा प्लस में, और 400 आके घटेगा तो 80, तो x के मान आ गया 20। तो सीपी निकालना है, यहां भी है और यहां भी है, कहीं भी रखिएगा तो आ जाएगा। इसके जगह रख लेते हैं 400 प्लस x, और x के जगह 20, तो आंसर आ जाएगा 420। आप यहां भी रखिएगा तो आ जाएगा x के जगह 20, तो 20 दिया 60, 480 में से 60 घट के 420 आ जाएगा। दो जगह सीपी होता है, कहीं से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। आ जाओ भाई 17 नंबर सवाल को देखिएगा, ब्लड रिलेशन का सवाल है, बहुत अच्छी सवाल होती है, और एक सवाल तो आपको बिहार पुलिस में ब्लड रिलेशन का मिलेगा ही मिलेगा, समझ गए। देखिए, एम के पुत्र क्यू का विवाह एन से हुआ है, वाह। एम का पुत्र, एम का पुत्र कौन है भाई? क्यू है, क्यू है। एम का पुत्र क्यू का विवाह एन से हुआ है, इसका जो शादी होगा है, इसका जो शादी होगा वो किससे होगा? एन से होगा, ऐसा बोला है। फिर से पढ़िए, एम का पुत्र क्यू और क्यू का शादी एन से हुआ है। अच्छा ठीक है, एन की बहन ओ का विवाह पी से हुआ है। एन की बहन है, एन की बहन है जो ओ है, एन की बहन कौन है भाई? ओ है। एन की बहन ओ का विवाह पी से हुआ है। ओ का विवाह जो होगा, ओ का जो शादी होगा, साली मत समझ लेना, शादी जो होगा वो केकरा से होगा? पी से होगा। क्यू, अच्छा जो क्यू का भाई है यानी पी, क्यू का क्या है? भाई है। अच्छा, क्यू का भाई कौन है भाई? पी है। एक बात सुनो, नया वर्ड, ये जो है ना, जो के जगह हमेशा उसके पहले वाला लेटर को रखिएगा। तो जो के पहले पी है तो यहां पी रख दीजिए। पी क्यू का क्या है? भाई है। पी जो है वो क्यू का भाई है। तो बताइए ओ एम से किस प्रकार संबंधित है? ओ एम से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको निकालना है। अब एक बात बताओ जरा सा बाबू, कि यदि ये दोनों भाई हैं और इसका ही पुत्र है, इसका कंफर्म मतलब है कि ये भी तो पुत्र ही होगा। अरे बोलो तो सही पुत्र ही होगा, चूंकि ये दोनों आपस में भाई हैं और ये इसका पुत्र है, यानी पी भी इसका पुत्र होगा। और चूंकि इसका शादी इससे हुआ है, मतलब इसका ये वाइफ हो गए। अरे बोलो तो सही, वाइफ हो गए। तो सोचो, ऐसे भी कह सकते हैं बेटा का वाइफ, बेटा का वाइफ कहलाएगा बहू, बेटा का वाइफ कहलाएगा बहू। ऑप्शन नंबर कौन? बी नंबर आ जाएगा। आओ यहां से आगे, सवाल क्या कहता है देखना जरा सा। ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि बी उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लेता है? 25 दिन। यदि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, बी ने 5 दिन के बाद काम को छोड़ दिया, तो शेष काम पूरा होने में ए को कितना दिन लगेंगे? देखो, काम हमें शेष कराना है, रिमेनिंग वर्क करानी है भाई। तो ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में, तो टोटल काम 100 हो जाएगा। 20 पंचे 25 चौका, टोटल काम 100 में। सवाल कहता है कि दोनों ने एक साथ शुरू किया और 5 दिन बाद बी छोड़ दिया, तो दोनों 5 दिन करेगा, तो दोनों एक दिन में 5 और 4 9 काम, एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में 9 पंचे 45 काम कर दिया, तो बचा कितना काम? 55। 55 काम हमारे पास शेष बचे। अब कहता है शेष बचे हुए काम को अकेले ए करेगा, क्योंकि बी छोड़ रहा है, तो ए के क्षमता से डिवाइड करिए 5, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा कै दिन? 11 दिन। यानी शेष काम, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट होने में 11 दिन का समय लगेगा। टाइम एंड वर्क भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक सवाल तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इट्स नो डाउट। आ जाओ भाई, अगला सवाल भी हमारा लगता है कि रीजनिंग ही है।
कहता है कि AB का कोड CD बना दिया, तो YZ का कोड क्या होगा? भाई एक बात बताओ, A से 3 जोड़ा तो C बनाया, और B को 2 जोड़ा, है ना? A में भी 2 जोड़ा और B में भी कितना जोड़ा? 2 ही जोड़ा है। तो यहाँ Y में 2 जोड़ेंगे तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27, और चूंकि अल्फाबेट में 27 लेटर होते नहीं है तो 26 माइनस करिए, 26 माइनस करेंगे तो 1, और 1 स्थान पे कौन आता है? 1। जेड होता है 26, जेड होता है 26, 2 जोड़ेंगे तो 28, और 28 नहीं होता है तो 26 माइनस कर दीजिए 2, तो ये हो जाएगा B, यानी कोड बनेगा कौन? AB। भाई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आगे सुनो, कहता है कि भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय करता है। कुछ दूर कार से और कुछ दूर रिक्शा से चलता है। रिक्शा की चाल 20 किलोमीटर और कार की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है। नहीं, कार का आपका 20 है और रिक्शा का 12 है, तो कार और रिक्शा का दूरी का अनुपात ज्ञात करें कितना होगा। अब यहां से सुनो एलिगेशन मेथड, एक तरफ रख दो कार का और एक तरफ रख दो रिक्शा का, भाई है ना? सवाल के अनुसार कि कार की स्पीड मेरे भाई 20 है, तो कार की स्पीड यहां 20 हो जाएगी, और रिक्शा का स्पीड 12 है। यह स्पीड है, ध्यान देना, कार का स्पीड 20 है, रिक्शा का स्पीड 20 है। टोटल 150 किलोमीटर दूरी चलने में 10 घंटा, दूरी बट्टे समय कर देंगे तो चाल 15 हो जाएगा, तो कॉमन वाला चाल 15 हो गए। इन दोनों का अंतर 3 बनेगा और इन दोनों का अंतर हमारे पास 5 बनेगा। ये जो रेशियो आता है ना, ये रेशियो आता है समय का। कौची क्या आता है, जल्दी से बताओ? समय का। ध्यान देने की जरूरत है, ये समय का रेशियो आ गया। 12 और 15 में डिफरेंस 3, 20 और 15 में डिफरेंस 5, रेशियो बन गया 3:5, यानी 3 यूनिट चला कार से और 5 यूनिट चला रिक्शा से। अब सवाल यह है कि चाल का समय का अनुपात नहीं निकालना था, निकालना है दूरी का अनुपात क्या होगा। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या पढ़ा पता है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो 20 गुने 3, 20 गुने 3 ये हो गया दूरी, और यहां भी चाल गुने समय 12 गुने 5। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं तो 5 चौका 20, 4 तिया 12 और 3 से 3 कट जाएगा तो 1:1, यानी रेशियो जो दूरी का होगा वो 1:1 का होगा। ध्यान रखना, यहां पर हमने डायरेक्ट रेशियो वाले समय का ही कंपैरिजन कर दिया, हमने 10 घंटा समय का यूटिलाइज नहीं किया। चाहते तो 10 घंटा वाले समय को भी यूटिलाइज करते, तो चूंकि जान रहे थे कि दोनों के बीच के रेशियो ही चाहिए, तो रेशियो में कांस्टेंट वैल्यू 10 इसमें भी रहेगा, 10 इसमें भी रहेगा, तो उसको यूटिलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई? यहां तक 20 सवाल हमने कंप्लीट कर दिया। आज की सेशन को हम लोग यहीं एंड करेंगे, आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। हमारा प्यार, हमारा आशीर्वाद और हमारा साथ हमेशा आपका साथ रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।